गुड मॉर्निंग। मैं DS यादव आज आपके लिए क्लास 11th की क्लास लेके आया हूँ। आज क्लास 11th की जो स्टार्टिंग है ये पहली क्लास है, तो आप लोगों से यही कहूँगा कि ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो क्रम बाय क्रम लेक्चर और क्रम बाय जो टॉपिक आपके ये स्टार्ट हो रहे हैं वो आपको न्यू अपडेट्स हमेशा अवेलेबल होते रहें, आपको प्राप्त होते रहें, तो कोई टॉपिक आपका छूटे ना, पूरे लेक्चर आपको प्राप्त होते जाए। तो इसके लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, नाउ स्टार्ट दिस लेसन। तो सबसे पहले इसमें देखिए पहला टॉपिक है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड एक छोटे से टॉपिक है, इसमें छोटे से टॉपिक को दिया गया है। हम जो भौतिक विज्ञान है, जो फिजिक्स है, एक विशाल अध्ययन करेंगे इसके बारे में, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है भौतिक जगत, इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका? भौतिक जगत, इसको बोलते हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत यानी कि भौतिक का संसार है। तो देखिए इसको पढ़ने से पहले ठीक है, हम भौतिकी के बारे में जानते हैं। इसी के अंतर्गत भौतिकी या फिर इसी को हम क्या कर सकते हैं, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र भी कहते हैं, फिजिक्स। फिजिक्स देखिए जो फिजिक्स वर्ड है, ये फिजिक्स वर्ड एक सबसे पहले हम भौतिक के अंतर्गत क्या करते हैं, देखिए जो ये नेचर है, ये संसार है, इसमें जो घटनाएं होती हैं, जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो भौतिक विज्ञान की जो पुरानी डिफिनेशन है, जो पुरानी परिभाषा है, उसके अनुसार भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ओके, तो ये स्टार्टिंग परिभाषा है, शुरुआती परिभाषा है, प्रारंभिक परिभाषा है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन बाद में साइंटिस्ट आइंस्टीन ने इसकी परिभाषा को कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले देखिए, जैसे आप द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं, मैटर, और ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, तो द्रव्य और ऊर्जा में सबसे पहले ये माना जाता था कि आपसी कोई रिलेशन नहीं होता, यानी कि द्रव्य को आप ऊर्जा में और ऊर्जा को आप द्रव्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में आइंस्टीन ने इसको मैथमेटिकली तरीके से मॉडिफाइड करके ये दिया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को आप द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हैं। तो फिर बाद में भौतिक विज्ञान की एक नई परिभाषा आई कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है, ठीक है, जिसके अंतर्गत द्रव्यमान ऊर्जा तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ओके, यानी कि द्रव्यमान और ऊर्जा का आपसी अन्योन्य क्रियाएं। देखिए यहां एक वर्ड आया है, अन्योन्य क्रियाएं। अन्योन्य क्रियाएं, तो अन्योन्य वर्ड जो है ये होता है म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब क्या होता है, पारस्परिक, एक दूसरे के कारण। जैसे ऊर्जा और द्रव्य है, यहाँ पर ऊर्जा और द्रव्य, तो ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में, इनके आपसी रूपांतरण और इनके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो देखिए अब जैसे द्रव्य है, द्रव्य या पदार्थ आप कह सकते हो, मैटर। द्रव्य या मैटर क्या होता है, हमारे आसपास की वो सारी वस्तुएं जिसे हम देखते हैं, जिसका हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं, द्रव्य होती हैं, पदार्थ होती हैं। ठीक है, जैसे आपका कुर्सी हो गया, मेज हो गया, और पत्थर हो गया, ईंट हो गया, ये सारी जितनी चीजें हम जिनका अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, हम देख पाते हैं, वो सब क्या होती हैं, वो द्रव्य कहलाती हैं। ओके, इसके बाद है ऊर्जा।
ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी जो है ये ऊर्जा एक प्रकार की भौतिक राशि है जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। ऊर्जा में क्या होती है? कार्य करने की क्षमता होती है। जिसमें भी कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जैसे आपका प्रकाश हो गया, ठीक है, उष्मा हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? उस और जो प्रकाशीय विकिरण होते हैं ये सब क्या है? ऊर्जा के ही रूप है, ये ऊर्जा है। ओके, तो ये द्रव्य और ऊर्जा के पारस्परिक जो अध्ययन करते हैं इसका रूपांतरण इसमें और ऊर्जा का रूपांतरण द्रव्य में, इन्हीं पारस्परिक अध्ययन को ही क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। ये फिजिक्स की नई परिभाषा है। इसके बाद इन दोनों में आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया था कि आप द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में आप परिवर्तित कर सकते हैं। वो रिलेशन क्या था? इज इक्वल टू mc²। यहाँ पे m वेयर m क्या है? द्रव्यमान। ये उस वस्तु का द्रव्यमान है जिसको आप ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे, ये द्रव्यमान है। और c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और यहाँ पे E क्या है? ऊर्जा, ऊर्जा, एनर्जी। तो देखिए इस रिलेशन से पता चलता है कि अगर द्रव्यमान आपको मालूम है, किसी द्रव्य का द्रव्यमान मालूम है तो उसको आप ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। और अगर ऊर्जा मालूम है तो आप उसको द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में आप परिवर्तित कर सकते हो। क्योंकि ये समीकरण आइंस्टीन ने दिया था इसीलिए इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, E इज इक्वल टू mc²। यहाँ पे m द्रव्यमान है और E ऊर्जा है और c प्रकाश की चाल है, किसमें? निर्वात में। ओके, इसके बाद देखिए साइंस है क्या? जैसे किसी चीज का आप साइंटिफिक अध्ययन करते हैं, साइंटिफिक तरीके से आप अध्ययन करते हैं, कोई भी प्राकृतिक घटना होती है आप उसका अध्ययन करते हैं, तो साइंटिफिक अध्ययन कई स्टेप में होते हैं। उस स्टेप की जब पूर्ति हो जाती है तभी हम उसे क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ओके, देखिए जैसे साइंटिफिक अध्ययन करते हैं किसी भी घटना का, किसी भी घटना का साइंटिफिक अध्ययन करते हैं तो कई पॉइंट उसमें आवश्यक होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है ऑब्जर्वेशन। क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, देखिए ऑब्जर्वेशन होता क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कोई भी घटना होती है, कोई भी प्राकृतिक घटना होती है तो हम उसको पहले देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हम कल्पनाएं तभी कर सकते हैं जब हम उस चीज को देख पाते हैं। कल्पनाएं हालांकि और कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक कल्पनाएं, सत्य वाली कल्पनाएं, ज्यादा सत्यता को प्रमाणित करने वाली कल्पनाएं होती हैं, हम तभी कर सकते हैं जब उस वस्तु को हम देखे हों, वो हमारे परीक्षण में हो। ओके, जैसे मान लीजिए आप अपने घर को, आप जानते ही हैं, आप अपने घर को देखे होंगे, आपका बेडरूम, आपका जो खाना बनता है, कहां पर भोजन बनता है, कहां पर आप सोते हो, कहां पर आप पढ़ते हो, आप किस टेबल पर बैठते हो, आप कहीं पर भी बैठकर उसके बारे में आप सोच सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं, वो आपको दिखेगा। एक इमेजिन कर सकते हैं आप अपने रूम को, आपका रूम पूरा पूरा दिखेगा, आपका बेड पूरा पूरा दिखेगा, आप जहां भोजन करते हो वो पूरे आपको दिखेंगे। ठीक है, हर चीज की आप कल्पना कर सकते हो, वास्तविक कल्पना कर सकते हो, वास्तविकता में आप कल्पना करके देख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने उनको देखा है। ओके, आपने उनका ऑब्जर्वेशन किया है, इसलिए ये कल्पनाएं क्या हैं? सही हैं, वास्तविक कल्पनाएं हैं। आप वास्तविक में
उसकी कल्पना कर सकते हो, वास्तविकता उसकी देख सकते हो। लेकिन जिसको आप ना देखे हो, मान लीजिए आपने मेरे बेडरूम को नहीं देखा है, मैं कहाँ खाना खाता हूं आपने नहीं देखा है, तो अगर आप इसकी कल्पना करेंगे, मेरे बेडरूम की, मेरे जहां मैं खाना खाता हूं उसकी आप कल्पना करेंगे, तो क्या होगा? आप इमेजिनेशन से कर सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक नहीं होंगी। वास्तविक इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो वास्तविक आप इमेजिनेशन कब कर सकते हैं? जब आप उसका ऑब्जर्वेशन किए हो, आप उसको कभी न कभी देखे हो। तो ये साइंटिफिक अध्ययन का, साइंटिफिक स्टडी का सबसे पहला स्टेप है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्राकृतिक घटनाओं का ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको देखते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड जो है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जैसे देखिए, हम किसी चीज का भी अगर अध्ययन कर रहे हों, तो सबसे पहले एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो हमारे कंट्रोल में हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पर आपने आप जानते हैं कि किसी किसी वस्तुओं पर अगर लाइट जब पड़ती है तो वो लाइट क्या होती है? स्कैटर्ड हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है, उसके 7 रंग दिखने लगते हैं, जिसे आप इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष कहते हैं ना, जैसे सूर्य की सनलाइट जो होती है, जब बरसात के दिनों में आकाश में उसकी इंद्रधनुष बनता है ना, उसके प्रकाश का, तो वो 7 रंग ही होते हैं, वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम मान लेते हैं एक आर्टिफिशियल कोई प्रकाश का स्रोत हम यहाँ पे लगाते हैं, कोई भी आर्टिफिशियल जो प्रकाश क्रिएट कर रहा हो, जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा हो, और यहाँ पे एक फव्वारा हो, ऐसे फव्वारा निकल रहा हो, तो आप देखेंगे इसमें ये जो प्रकाश जब इस फुहारे पड़ेगा, इन पानी के बूंदों पर पड़ेगा, तो यहाँ क्या होगा? एक इंद्रधनुष जैसा दिखेगा। बिल्कुल वो 7 रंग क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे, अलग दिखने लगेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये जो हमारा प्रयोग है, ये क्या है? कंट्रोल्ड है। हमारे कंट्रोल पे है। जब हम चाहेंगे प्रकाश उत्पन्न कर देंगे, अब फुहारे को चालू कर देंगे, हम ये जो 7 रंग प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, ये जो प्रकीर्णन प्राप्त हो रहा है, जो स्कैटरिंग प्राप्त हो रही है, ये हम कर सकते हैं। जब चाहे हम इसको बंद कर सकते हैं। यानी कि ये पूरा प्रयोग हमारे क्या है? कंट्रोल में है। हम जैसा करेंगे वैसा ये हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। ओके, इसके पश्चात देखिए, जैसे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? तर्क। जैसे आप किसी चीज पे आप तर्क करते हो, तर्क रखते हो, अपना तर्क को करते हो, तो वो क्या होता है? रीजनिंग। अब क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटी, उसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, हमने यहाँ पे फव्वारा चलाया और उस फव्वारे पे ये लाइट जब डाला तो यहाँ पे क्या हुआ? इंद्रधनुष, यानी कि 7 रंग जो होते हैं वो अलग हो गए। इंद्रधनुष हमें प्राप्त हो गया, रेनबो हमें प्राप्त हो गया, वो 7 रंग हमें दिखने लगे। ओके, तो जो 7 रंग दिखने लगे, ये क्या है? क्वालिटेटिव रीजनिंग है। यानी कि कुछ क्वालिटी क्रिएट हो गई। ये 7 रंग कहां से आए? हमको अभी जानकारी नहीं है कि ये 7 रंग कहां से आए। इसी में थे, लेकिन हमें ये 7 रंग नहीं दिखे। जो प्रकाश यहां से चला है, उसी प्रकाश में ये 7 रंग उपस्थित थे। ओके, इसी में उपस्थित थे, लेकिन यहां नहीं दिखे। लेकिन जब इन पानी के बूंदों पर, पानी के फुहारों पर जब वो पड़ा, तो वो 7 रंग हमें क्या हो गए? स्पष्ट हो गए, अलग अलग दिखने लगे। यानी कि वो 7 रंग इसमें थे, वो क्वालिटी इसमें थी, लेकिन यहां देखिए, तो ये जो
तर्क है, जो 7 रंग का दिखना है, ये कैसा रीजनिंग है, ये कैसा तर्क है, क्वालिटेटिव रीजनिंग। यानी कि हम तर्क दे सकते हैं कि अगर हमें इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें 7 रंग प्राप्त होता है, ये क्या है, क्वालिटेटिव रीजनिंग। ये हमारा क्वालिटेटिव तर्क है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। ओके, इसके बाद है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है, देखिए इसका, जैसे जो लाइट बीम यहां से जा रही थी, सोर्स से लाइट बीम जा रही है तो ये स्ट्रेट जाती है ऐसे, लेकिन जो हमारी नेत्रों पर, हमारी आंखों पर 42 डिग्री से लाइट रे आती है, जो लाइट रे दिखती है 42 डिग्री पर, वही क्या होती है, 7 रंगों में अलग दिखाई देती है। अगर 42 से कम रहेगा, जो लाइट 42 डिग्री से कम पर रहेगा, वो क्या होगा, उसके 7 रंग नहीं दिखेंगे, और जो उससे अधिक एंगल पर होगा वो भी क्या होगा, नहीं दिखेगा। तो ठीक 42 डिग्री वाला ही दिखेगा। तो ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। क्वांटिटेटिव यानी कि वो क्वांटिटी जो 42 डिग्री पर होगा, ठीक है, जितनी क्वांटिटी 42 डिग्री पर होगा उन्हीं के 7 रंग दिखेंगे, बाकी के नहीं। ओके, तो ये दोनों हो गए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ओके, तो क्वालिटेटिव में आपने देखा कि क्वालिटी यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। क्वांटिटेटिव में, रीजनिंग में क्या होता है, हम क्वांटिटी को लेकर उसको तर्क देते हैं। इसके बाद लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका स्टेप है, लास्ट और मोस्ट, मैथमेटिकली मैथमेटिक्स मॉडलिंग, मैथमेटिकली मॉडलिंग या मैथमेटिकल आप कह सकते हैं मॉडलिंग। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी आप घटनाओं का साइंटिफिक स्टडी तभी कर सकते हो जब वो इन 4 स्टेप को फॉलो करता हो, और ये स्टेप तो बहुत ही आवश्यक है। हम साइंटिफिक स्टडी तब तक उसको नहीं कहेंगे जब तक उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग न किया गया हो। अब हम समझते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग होता क्या है। ओके, जैसे आप जानते हैं कि अर्थ पर, जैसे ये पृथ्वी है, अर्थ है, आप किसी भी वस्तु को अर्थ सरफेस से ऊपर ले आके छोड़ देते हैं तो वो नीचे गिर जाती है। ये नीचे क्यों गिर जाती है, ये कोई भी वस्तु आप छोड़ते हैं तो नीचे गिर जाती है, अर्थ की तरफ चली जाती है, क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। ओके, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस जो भी पिंड है, जैसे ये पृथ्वी है, इसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। इसका द्रव्यमान जितना ज्यादा रहेगा वो इतना ही ज्यादा फोर्स लगाती है। जैसे अब ये अर्थ है, ये तो पृथ्वी है। अगर चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा की बात करें, अगर आप हमसे ये पूछते हैं कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण फोर्स ज्यादा है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण फोर्स ज्यादा है, तो हम आपको ये बताएंगे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण फोर्स चंद्रमा से ज्यादा है। ओके, फिर आपने क्वेश्चन किया कि क्यों ज्यादा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण फोर्स चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण फोर्स से क्यों ज्यादा है, तो हम ये बताएंगे आपको कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा के द्रव्यमान से ज्यादा है, और ये फोर्स द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान ज्यादा है और इसका द्रव्यमान कम है। ठीक है, इसलिए इसका फोर्स ज्यादा है। तो यहां पर पृथ्वी है, यहां चंद्रमा है, यहां पे किसी वस्तु को आप रखते हैं तो पृथ्वी अपने ओर अट्रैक्ट कर लेती है। हमने आपको ये बताया कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है तो ये पृथ्वी की ओर चलाता है, पृथ्वी इसको खींच लेती है। ओके, फिर आपने क्वेश्चन किया कि यहां पृथ्वी है और यहां सूर्य है, यहां सूर्य है, फिर हम इस वस्तु को यहां रखेंगे तो ये किधर जाएगा, तो हम कहेंगे ये पृथ्वी की ओर आएगा, पृथ्वी की ओर आएगा। अब आप ये कहेंगे कि क्यों पृथ्वी की ओर आएगा, तो हम तो फंस गए, क्योंकि हमने आपको बताया था कि
पृथ्वी का द्रव्यमान, यहाँ चंद्रमा था, यहाँ पृथ्वी था, यहाँ आपने वस्तु को रखा तो ये पृथ्वी की ओर अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा होता है। ओके, अब यही एक्सपेरिमेंट को हम पृथ्वी और सूर्य के बीच जब दोहराए, यहां पे रखे, तब सूर्य का द्रव्यमान अधिक है, पृथ्वी से सूर्य का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। ठीक है, फिर भी ये पृथ्वी खींच लेती है। तो हमने तो आपको बताया था कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है। अब यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान कम है, फिर भी इसको पृथ्वी खींचती है। अब इसी के सलूशन के लिए अब इसकी जरूरत पड़ती है, मैथमेटिकल मॉडलिंग की जरूरत पड़ती है कि इसको कैसे देखा जाए। तो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आप फॉर्मूला पढ़े हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये एक मैथमेटिकल हम फार्मूला उत्पन्न करते हैं, क्रिएट करते हैं, ताकि इन घटनाओं को अच्छे से समझा जा सके, हम अच्छे से उसको मॉडिफाइड कर लें, अच्छे से उसको लागू कर सके, ताकि कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, कोई भी क्रिया हो, हम उसको सफलतापूर्वक संपन्न करा सकें। तो देखिए, फिर इस मैथमेटिकल फॉर्मूले की हमने उत्पत्ति किया, बनाया, तो इससे ये पता चला, देखिए यहां पर यम क्या है? द्रव्यमान है जो वस्तु खींचती है, और ये द्रव्यमान है जिस वस्तु को खींचा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा था तो ये ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान हो गया m2, और अगर पृथ्वी के पास में है तो ये पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया। तो सॉरी, क्वालिटेटिव, अब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, अब हम F इज इक्वल टू इतना किए। अब हमने यहां फार्मूला में ये देखा कि द्रव्यमान तो निर्भर करता है, उसका द्रव्यमान तो निर्भर करता ही है, उसके साथ साथ ये डिस्टेंस भी निर्भर करती है। ठीक है, तब हम इसका आंसर क्या देंगे? चूंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फिर भी इसको ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि ये अर्थ के निकट है, ये अर्थ के क्या है? निकट है, और सूर्य से काफी अधिक दूरी पर है, इसलिए इसको अट्रैक्ट कर देते हैं। अगर यही ऑब्जेक्ट को हम इस पृथ्वी यानी कि अर्थ और सूर्य यानी कि सन, इनके ठीक बीचों बीच रख दें, ठीक बीचों बीच, यहां से इसकी डिस्टेंस और यहां से इसकी डिस्टेंस सेम हो, तो अब सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स इससे क्या होगा? ज्यादा लगेगा, फिर ये सूर्य की ओर जाएगा। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है दोनों की क्या है? सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से ज्यादा होता है, ये उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए, इस घटना का सही से आंसर देने के लिए, सही से बताने के लिए, सही से आप कोई भी आप घटनाओं का आप व्याख्या कर रहे हैं, घटनाओं को आप देख रहे हैं, घटनाओं को आप वो कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी को आप देखते हैं, तभी ये सफलतापूर्वक संभव हो सकता है, जब ये हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग पूरा कंप्लीट हो। ओके, जैसे अगर हमें कहीं से हमें मालूम है कि हम लाइट की स्पीड कितनी होती है, या किसी यान की, आप मान लीजिए कोई यान है, अंतरिक्ष यान है, उसकी स्पीड अगर हमको मालूम है कितनी है, ओके, उसकी स्पीड हमको मालूम है कि इतनी उसकी स्पीड है, और हमको अंतरिक्ष में इतनी दूरी उसको डिस्टेंस तय करना है, तो हम v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, हम ये एक्सेलरेशन देंगे, ये फार्मूला होता है, तो हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, कितना उसको वेलोसिटी होगी, ये हम कैलकुलेट पहले से कर सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करने से पहले बता सकते हैं। यानी कि आप ये कर सकते हैं कि आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। जब आप मैथमेटिकली मॉडलिंग कर लेंगे तो आप किसी भी घटना के बारे में, किसी भी एक्सपेरिमेंट के बारे में आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो वस्तु इतने समय बाद कितना वेलोसिटी गेन कर लेगी, कितना वेलोसिटी प्राप्त कर लेगी, या इतने समय में कितना वो डिस्टेंस कवर कर लेगी, कहाँ तक पहुंच जाएगी। ये सारा जो भविष्यवाणी है, ठीक है, ये सारी जो प्रोडिक्शन है, ये आप क्या कर सकते हैं, ये आप बता सकते हैं।
क्योंकि हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग कर ली है, पहले से हमने मैथमेटिकली उसको क्या किया है, पूरा एक्सप्लेन कर लिया है, इसलिए वो भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी प्राकृतिक घटना का, किसी भी घटनाओं का अगर आप स्टडी, साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो ये 4 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर से बता दे रहा हूं एक बार, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, और चौथा और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो क्या है, मैथमेटिकल मॉडलिंग। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू।